गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी पे एक वीडियो लेके आए हैं। ये जैसे हमने हिस्ट्री की एक पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें हमने आपको बड़ी एग्जाम से जुड़े सभी टॉपिक बड़ी डिटेल में समझाए थे, वैसे ही हम एक बायोलॉजी पे भी आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम आपको बड़ी डिटेल में बायोलॉजी समझाएंगे। इस बायोलॉजी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसमें जो है जीके आ रही है या फिर स्पेसिफिकली जीएस आ रही है, तो बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई जीके एग्जाम देते हैं जिसमें जीके आ रही है, तो उसका 40% वेटेज आपकी जीएस की होगी, जनरल साइंस जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और जीएस का यानी इस 40% का 60% एरिया जो है आपका बायो कवर करेगी। जीएस में 60% जो एरिया है वो बायो कवर करेगी, अर्थात बायो आपकी 24% हो जाती है पूरी जीके की। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बायो, इसलिए इस सीरीज़ को बड़े ही ध्यान से आप 2 बार देखिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ताकि आपको अच्छे से बायो समझ में आ जाए। इस पहली वीडियो में बायो की सीरीज की पहली वीडियो में हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बायोलॉजी में कंट्रीब्यूट दिया था अपना। कौन? जो फादर ऑफ बायोलॉजिस्ट हैं वो कौन है? फिर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ये सेल होता क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया था, इसके सेल का फंक्शंस क्या होते हैं, और सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल की बॉडी में ऑर्गेनल्स होते हैं। ये 10 ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली। इन 10 ऑर्गेनल्स के बारे में हम बड़ी डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है एक्चुअल में। बायोलॉजी कुछ नहीं होती, जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है, बेसिक डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंपाउंड। मतलब जो भी जीवित वस्तु हैं, जीवित जीव हैं, उनके स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। भले वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या फिर एनिमल्स हो, सबको की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। और इस बायोलॉजी को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स होती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, वायरस या फिर बैक्टीरिया, जितने भी जो भी जीव अपने आप फूड नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस के जरिए ये फूड नहीं बना सकते, वो सब कुछ जूलॉजी में आते हैं। जबकि बॉटनी में हमारे वो जीव आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं, अर्थात प्लांट एंड एल्गीज। प्लांट्स एंड एल्गी ये हमारी बॉटनी की फील्ड में आते हैं। अच्छा, जो बायोलॉजी है इसके ऊपर सबसे पहले कंट्रीब्यूट किसने किया था? उन साइंटिस्ट का नाम एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था अपना, वो एनिमल्स के ऊपर किया था। इन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर को समझा था, एनिमल्स के सोसाइटी को, एनिमल्स की जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को समझा था, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने बॉटनी पे कोई भी काम नहीं किया था, ये बात समझने की है। ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है, पर इन्होंने, एरिस्टोटल ने बॉटनी पे अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। जो बॉटनी पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देते हैं उनका नाम थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस, जो इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बॉटनी पे काम किया था। अच्छा, ये तो हो गए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। पर ये जो बायोलॉजी टर्म है, ये कहाँ से आई है? जब पहली बार एरिस्टोटल ने काम करना स्टार्ट किया था एनिमल्स के ऊपर, तो उन्होंने बायोलॉजी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने बायोलॉजी को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस डिक्लेयर नहीं किया था। ये बाद में जाके लेमार्च नाम के एक साइंटिस्ट जिस कहते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये जो स्टडी है एनिमल्स और प्लांट्स की, ये एक सेपरेट ब्रांच है, ये एक सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस है। और इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में भी इन्होंने डिवाइड किया, जूलॉजी और बॉटनी पे। लेमार्च लेमार्च ने ही सबसे पहले स्टडी करी थी
सबसे पहले जो बायोलॉजी अक्सर खोज करी थी। बायोलॉजी को सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस जो बनाया था वो लैमार्च ने बनाया था। अब ये तो हो गई हमारी बायोलॉजी की बात। फिर अब आते हैं हम अपने सेल पे। सेल जो भी, अगर आप कोई भी बायो की क्लास लोगे, कोई भी बायो से जुड़ी बुक उठा लो, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर सेल का ही आपको मिलेगा, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले ही वो बैक्टीरिया या फिर कोरोना वायरस जितने छोटे हों, या फिर एलिफेंट डायनासोर जितने बड़े बड़े हों, सबके सब सेल के बने हुए हैं। और थोड़े बहुत इधर उधर सबके सेल बराबर से ही होते हैं। सबका सेल एक सा ही दिखाई देता है, एक सा ही होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। बेसिक जो मेन चेंजेस होते हैं वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में होता है। पर अपनी कैटेगरी के अंदर ये सेल एक सा ही दिखता है सभी ऑर्गेनिज्म में। और ये जो थ्योरी है सेल के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दो तरीके के सेल्स होते हैं, और सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, बेसिक बिल्डिंग यूनिट है सेल। ये किस साइंटिस्ट ने दी थी? ये दो साइंटिस्ट ने मिलके दी थी। एक्चुअली दोनों अलग अलग अपनी रिसर्च करी थी। बाद में दोनों ने एक साथ आके इस रिसर्च को पब्लिश किया और इसको कंबाइन किया था। ये थे स्वैन और स्लैंडन। स्वैन और स्लैंडन, ये दो साइंटिस्ट थे। ये ब्रदर नहीं थे, पर दो एक ही फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बाद में आके एक साथ बैठ के अपनी जो स्टडी को कंबाइन किया और थ्योरी ऑफ सेल बनाई। थ्योरी ऑफ सेल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। थ्योरी ऑफ सेल किसने दी है? वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी है, स्वैन और स्लैंडन ने। स्वैन और स्लैंडन ने थ्योरी ऑफ सेल दी है। और ये सेल है, सबसे पहले इसको देखा किसने था, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? वो रॉबर्ट हुक है हमारे। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। इन्होंने बेसिकली एक डेथ सेल को देखा था। इन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा था, इन्होंने एक डेथ सेल को देखा, डेथ प्लांट सेल को देखा था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने कई तरीके के सेल को देखा था। इन्होंने डेथ प्लांट सेल को देखा था। इन्होंने क्या किया था, एक क्रॉप ली थी, मतलब जो जो पेड़ के छाल होते हैं, उसको बार्क या फिर क्रॉच कहते हैं, उसको छीला पेड़ से और अपने इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में डाल के जूम करके देखा कि वो कैसा दिखता है। उस समय जो पहली पहली बार जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने स्टार्ट हुए थे, जो बेसिक साइज माइक्रोस्कोप था, वैसे था तो वो इतना तो बारीकी से देख सकता था, पर वो सेल के अंदर नहीं देख पाया था। इन्होंने क्या देखा था एग्जैक्टली? इन्होंने कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था, रेक्टेंगल शेप के हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जिन स्ट्रक्चर को देख के इन्हें प्रिजन सेल्स की याद आई। प्रिजन के जो सेल होते हैं, जो कैट खाना होता है या फिर कोठरी होती है, वो जो ऊपर से देखने पे ऐसे ही दिखाई देते हैं, कुछ हनी कॉम्ब की तरह, जिसमें एक एक हर एक में एक एक जो है प्रिजनर रह रहा होता है। इन्हें भी कुछ कुछ ऐसे ही दिखा था हमारे रॉबर्ट हुक को, जिसको देख के इन्होंने इन सभी छोटे छोटे स्क्वायर्स को नाम दे दिया सेल। और वो बाद में पता चला कि इन्होंने जो देखा था एक्चुअल में, वो सिर्फ प्लांट सेल की सेल वॉल देखी थी। हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जो कि हार्ड रिजिड होती है, इसलिए उसको देखना आसान होता है। सिर्फ ये सेल वॉल को ही देख पाए थे, कुछ सेल वॉल के अलावा कुछ अंदर तक झांक के नहीं देख पाए थे हमारे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक की बात कर ही रहे हैं, तो एक और रॉबर्ट हैं जिन्होंने सेल में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, वो उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस देखा था। इन्होंने जो सेल देखा था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस क्या होता है कि अगर सेल है तो इसके अंदर एक गोलाकार सेंटर में एक बॉल होती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सेल की पूरी एक्टिविटी को। अब ये कह सकते हैं, अगर सेल बॉडी है तो न्यूक्लियस ब्रेन है,
ब्रेन और हार्ट दोनों है न्यूक्लियस, क्योंकि यही ही कंट्रोल करता है कि जो कैसे बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, अंदर की ऑर्गेनी हैं, वो कैसे काम करेंगे, कब जो है एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी, कब जो एक्स्ट्रा एनर्जी को आगे भेज दिया जाएगा, कौन सी जो चीज़ों को अंदर आना अलाउ किया जाएगा, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर एंट्री अलाउ करी जाएगी, किसको जो है डिस्ट्रॉय करना है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? न्यूक्लियस डिसाइड करता है, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब जिससे पहले हम जो है आपको डिटेल में सेल को डिवीज़न बताएं कि सेल को की जो किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, उसके बाद फिर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल्स कौन से हैं। पहले हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो स्पर्म सेल है। ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम। स्मॉलेस्ट सेल जो है स्पर्म सेल है। ये जो मेल में ही होता है प्रेजेंट, इसलिए कई जगह जब ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात करी जाती है तो वो आ जाएगा रेड ब्लड सेल। अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएं और उसमें जो है स्पर्म अवेलेबल ना हो पर रेड ब्लड सेल अवेलेबल हो, तो आप रेड ब्लड सेल पे क्लिक करके आ जाएं, क्योंकि ये दोनों ही सही होंगे। क्योंकि देखो स्पर्म जो है फीमेल्स में तो होता नहीं है, इसलिए वो स्पर्म को हम स्मॉलेस्ट मेल सेल कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेल सेल। और जबकि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को हम स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कह सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही आंसर सही होंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ये दोनों ही आंसर सेम होंगे। पर अगर कहीं ऑप्शन में दोनों ही है स्पर्म और आरबीसी, तो आपको स्पर्म पे क्लिक करके आना है, क्योंकि साइज वाइज स्पर्म जो है ज़्यादा छोटा होता है आरबीसी के मुकाबले। आरबीसी का वैसे साइज भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका है 6.2 माइक्रोमीटर से 8.2 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर का सिंबल हो गया। 6.2 माइक्रोमीटर से 8.2 माइक्रोमीटर, ये है आरबीसी का साइज। ये भी एग्जाम में 1-2 बार पूछ लिया गया है। स्पर्म का साइज और भी छोटा है आरबीसी से। फिर एग्जाम में पूछा जाता है लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल और सबसे बल्की सेल कौन सा है लार्जेस्ट? तो इसका आंसर होगा फीमेल ओव्यूम या फिर एग सेल। कोई भी आप एक ही बात होती है, फीमेल ओव्यूम कह लो या फिर अनफर्टाइल एग सेल कह लो। फीमेल ओव्यूम या फिर अनफर्टाइल एग सेल, जो फर्टिलिटी से पहले, स्पर्म से मिलने से पहले जो सेल होता है, क्योंकि स्पर्म से मिलने के बाद तो वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, खुद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बन जाता है। फिर आता है लॉन्गेस्ट सेल। अब कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर क्या होता है। लॉन्गेस्ट क्या होता है कि देखो, कोई चीज़ है कि जो बहुत ही लंबी खिंची हुई है पर बहुत ही पतली सी, धागे जितनी पतली सी चीज़ है। आप ये तो कहेंगे कि ये बहुत ही लंबी चीज़ है, तो ये जो है लॉन्गेस्ट हो गई। पर दूसरी तरफ एक भारी भरकम सी बॉल है, ये तो एक लंबा सा धागा हो गया, और दूसरी तरफ एक भारी भरकम सी बॉल है। ये जो है बॉल जो है इसके धागे से जितनी लंबी तो नहीं है, पर वजन में भी ज़्यादा है और मास में भी ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और इसका मास भी ज़्यादा है। इसलिए ये तो होगी हमारी लार्जेस्ट और ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है वो नर्व सेल होता है। ये नर्व सेल जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं हमारे ब्रेन के, उस सिग्नल को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, उन सिग्नल्स को हमारे ब्रेन से लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना और बताना कभी कब जो है मुट्ठी बंद होनी है, कब जो है हाथ का इस्तेमाल होना है, कब दौड़ना है। मतलब पूरे जो ब्रेन हमारा क्या चाहता है, हमारे बॉडी को कौन से कमांड्स देता है, वो सारे कमांड्स नर्व सेल हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। ये तो हो गए हमारे। और अगर
पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल्स, तो वो भी नर्व सेल होगा। जैसे कि ये तो ह्यूमन का नर्व सेल हो गया, और जो है बाकी एनिमल्स के नर्व सेल होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए या तो लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल या फिर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, दोनों का आंसर नर्व सेल ही होगा। अब हम कुछ जो पूरे एनिमल किंगडम की बात कर लेते हैं कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल के पूरे एनिमल किंगडम में जाएं तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच का एग होगा। ऑस्ट्रिच का अनफर्टाइल एग, क्योंकि फर्टाइल करने के बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जो है सेल होता है माइकोप्लाज्मा का सेल, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं तो ये जो है दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और इस सेल जो है खुद में ही सबसे छोटा सेल है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी होता है, और इसके कई सारे अलग अलग नामों से हम माइकोप्लाज्मा को जानते हैं। जैसे कि पीपीएलओ भी कहते थे माइक इसको, पीपीएलओ, जिसका मतलब हो गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको पीपीएलओ भी कह देते हैं, और ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। जैसे हम जानते हैं और आगे पढ़ेंगे भी कैसे पूरे एनिमल्स और प्लांट को 5 किंगडम्स में डिवाइड करा गया है। उनमें से एक है मोनेरा किंगडम, उसी से बिलोंग करता है हमारा माइकोप्लाज्मा। मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है हमारा माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म और सबसे छोटा सेल भी है। इसके बारे में और ये भी वो है, इसकी सेल वॉल एब्सेंट है। जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें कंपलसरी सेल वॉल होती है, जबकि हमारे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये एक बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए मैं इसको बैक्टीरिया से कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, निमोनिया, जिसको आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि इरेगुलर शेप का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि अपने हाथों को अपने फूड तक पहुंचने के लिए अपने हाथों को एक्सटेंड करता है, और उसमें फूड को फंसा लेता है, धीरे धीरे आगे बढ़ के अपने फूड को कैप्चर कर लेता है, उसको कहते हैं निमोनिया। ये एक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। फिर ये तो होगी हमारे एनिमल किंगडम की बात। इसमें हम पहले हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो प्लांट्स के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है, तो इसका आंसर होगा एसिटोबुलेरिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नीचे का दिखाई दे रहा होगा, एसिटोबुलेरिया। अब करके इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। एसिटोबुलेरिया जो कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होता है। ये बेसिकली एक यूनिसेलुलर ही प्लांट है, इसलिए इसको हम लार्जेस्ट सेल भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट प्लांट सेल भी है। हमारा लार्जेस्ट सेल जो था वो तो ऑस्ट्रिच एग था, पर लार्जेस्ट प्लांट सेल हमारा एसिटोबुलेरिया है। फिर पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा है। वो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल वो होगा हमारा रेमी फाइबर, फाइबर ऑफ रेमी। इसको कई बार जूट फाइबर भी कहा जाता है। जो जूट के फाइबर होते हैं उसको उसका असली नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है रेमी फाइबर।
ये हो गए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बायोलॉजी एंड सेल्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सेल्स जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछे जाएंगे आपसे। अब हम समझेंगे कि सेल को फर्दर टू कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल की जो स्टडी होती है, साइंस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सेल, उसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है, साइटोलॉजी। ये एग्जाम में अक्सर कई सारे अजीब अजीब से साइंस से जुड़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, अलग स्टडीज़ की जो है। इसको स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बीज को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। इसमें हम जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम उसकी स्टडी का नाम भी बता दिया करेंगे, ताकि आपको अच्छे से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, बार बार बताने से आपके दिमाग में बैठ जाए। बाद में आप अलग से सारे सबके नाम तो याद कर ही लेंगे, पर हमको साथ के साथ भी आपको बताते रहेंगे। जिसमें साइटो का मतलब होता है सेल, मतलब जैसे कि सेल है, जो कि हमारे रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था, वो तो कॉमन पीपल्स के लिए दिया था, आपके लिए और हमारे लिए नाम दिया गया था सेल। पर जो साइंटिफिक टर्म्स है, जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं नाम, वो साइटो यूज़ करते हैं। और लॉजी मतलब स्टडी, तो ये बन गया साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। अब जो सेल हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। इसमें से प्रो का मतलब हो गया हमारा प्रिमेटिव, जिसने धरती पर सबसे पहले आए थे, हमारी इवोल्यूशन की जो चेन होती है उसमें प्रोकैरियोटिक पहले आए थे, इसलिए प्रो का मतलब हो गया प्रिमेटिव। और बाद में प्रोकैरियोटिक जो इवॉल्व करके यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें यू का मतलब हो गया हमारा ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, कि अगर ये एक सेल है तो इसके बीचों बीच में एक गोलाकार ऑर्गेनी होगा, जो जिसका काम होगा पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करना, उसको समझाना कौन से ऑर्गेनी जो है कैसे काम करेगी। ये वो काम होता है हमारा न्यूक्लियस का। इसमें जो है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह एक न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस और इसमें होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेसिकली, कि जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो एक स्पेस होती है, खाली स्पेस होती है, एक अनडिफाइंड सी स्पेस होती है, जिसमें जो है हमारे क्रोमोसोम आपस में लिपटे होते हैं, क्रोमोसोम्स आपस में लिपटे होते हैं उस स्पेस में, खाली स्पेस में, जो कि चेंज होती रहती है धीरे धीरे, पर एक फिर भी थोड़ा बहुत डिफाइंड होती है। जबकि यहाँ पे जो है एक वेल डिफाइंड, वेल बाउंड्री वाला न्यूक्लियस होता है, जिसकी जो न्यूक्लियस की वॉल भी होती है और बहुत से पार्ट्स भी होते हैं, इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं न्यूक्लियस के, और उसके अंदर कहीं जाके क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में जाके डीएनए होता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक वेल डिफाइंड एरिया में जो क्रोमोसोम्स फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोइड, जबकि इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और जो प्रोकैरियोटिक में और जो क्या फंक्शन है, क्या डिफरेंस है, कि जिनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल लूप होते हैं। क्रोमोसोम्स सिंगल लूप होते हैं, सिंगल लूप मतलब कि बस ऐसे हो गए, सिंगल लूप हो गए कि एक ही बार में फिर बंद हो गए। जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक, जो कि इवॉल्व स्पीसीज है, बाद में आई थी धरती में, मिलियंस ईयर्स बाद आई थी प्रोकैरियोटिक के मुकाबले, इसमें जो है मल्टी लूप होते हैं। मल्टी लूप का क्या मतलब, कि एक इधर से बंद हो गए, काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं।
जबकि इसमें पूरा एक ही लूप होता है, पूरा एक ही थ्रेड होता है, जो हमारा क्रोमोसोम सिंगल थ्रेड होता है, जबकि इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। और सेल वॉल का भी डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होनी कंपल्सरी होती है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होती ही होती है, ऐसा कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होता जिसमें सेल वॉल ना हो। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कई बार देखा गया है कि जो जो एनिमल सेल होते हैं उनमें जो है सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी। जी, और ये तो हो गए, ये डिफरेंस होता है। हमने एक दो तीन डिफरेंस तो पढ़ लिए। और चौथा इसके एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं कि बता दे एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सब के सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैटेगरी में आते हैं। ये बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा पुरानी स्पीसीज है कि इनको जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक डिज़ाइन पे यूज़ करते हैं अपना बॉडी स्ट्रक्चर। जबकि जितने भी एनिमल हो गए, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगी या फिर एल्गी, ये सब के सब जो है यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें जो है हमारी जो है कुछ जगहों पे सेल वॉल होती है, कुछ जगहों पे सेल वॉल नहीं होती है। और जो सबके सबके अंदर जो है न्यूक्लियस ज़रूर होता ही होता है। एक और डिफरेंस है कि ऑर्गेनेल्स का, इनमें जो है प्रोकैरियोटिक में इतनी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स नहीं होते, काफ़ी सारे मेजर मेजर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और जो लाइसोसोम्स, ये दो मेन ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं सेल फंक्शनिंग में। इसी के साथ हमने जो है सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनके हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ लिया। अब हम अपनी अगली वीडियोस में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि 10 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। वैसे होते तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिनमें से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सब आते हैं। और राइबोसोम्स, अच्छा एक और बात थी कि दोनों में ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल है, पर ये दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में बड़ा होता है साइज में और यूकैरियोटिक में छोटा होता है। पर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में बड़ा, यूकैरियोटिक में छोटा राइबोसोम। तो ये कह सकते हैं कि सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक में, मेजर मेजर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होते हैं जीवन जीने के लिए, बेसिक फंक्शनिंग के लिए, वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। हम सारे ऑर्गेनल्स के बारे में, उनके फंक्शनिंग के बारे में अगली वीडियो में समझेंगे, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक, और उसके साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी एसएससी की तैयारी अच्छे से हो पाए।